Hello बच्चों, let's see this question. The question says from a uniform circular disc of diameter d, a circular hole of diameter d by 6 and having center at a distance of d by 4 from the center of the disc is cut off. Find the center of mass of the remaining portion. तो हमें एक डिस्क गिवन है जिसकी जिसका डायमीटर गिवन है डी, कैपिटल डी। तो रेडियस क्या होगी डी बाई 2। तो हम यहाँ पर एक डिस्क ड्रॉ करते हैं। मान लो ये हमारी डिस्क थी एंड जो ये उसका सेंटर था, जियोमेट्रिक सेंटर। हम अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर देते हैं पहले। तो ऐसे डिस्क रखी हुई थी एंड हम क्या करते हैं कि जो डिस्क है उससे डी बाई 4 डिस्टेंस पे, माने कि यहाँ पर एक छोटा सा होल को हम कट ऑफ कर देते हैं। एंड जो होल की जो डायमीटर है वो हमें गिवन है डी बाई 6, यानी कि जो ये होल है उसका रेडियस क्या होगा। तो ये जो रेडियस है उसको मैं डिनोट करता हूँ स्मॉल आर, जो कि होगा डी बाई 6 का आधा, यानी कि डी बाई 12, क्योंकि डायमीटर गिवन है, रेडियस होती है डायमीटर से आप। तो हमें फाइंड करना है कि जब ये छोटी वाली डिस्क यानी कि होल निकल जाएगा तब रिमेनिंग पोर्शन बचेगा। ये मान लो कि ये वाला जो पोर्शन था वो काट दिया एंड जो अब ये बचा, अब उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा वो हमें फाइंड करना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, की कंसेप्ट वो होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल मास, यानी कि टोटल जो इंडिविजुअल मास है उसका सम एंड आरसीएम is equal to summation of individual masses times its position, and I is running from 1 to n पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल गिवन है उसका सम होगा। तो हम इस प्रॉब्लम में यूज करने वाले हैं। तो हम इसमें इंडिविजुअल पार्टिकल कहाँ से है देखो। तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या होती है, सेंटर ऑफ मास हम क्यों यूज करते हैं पहले तो वो समझते हैं तो ब्रीफ में। तो सेंटर ऑफ मास यानी कि हम ऐसा एक इमेजिनरी पॉइंट पॉइंट पार्टिकल, ठीक है, इमेजिनरी पॉइंट पार्टिकल डिफाइन कर सकते हैं कि ये देखो ये बड़ा वाला डिस्क है, उसकी जगह पर हम ऐसा एक पॉइंट कंसिडर करें कि जहां पर ये डिस्क का सारा मास कंसंट्रेटेड हो, यानी कि जो मास है ना उसमें वो पॉइंट के अंदर ही हो सारा का सारा। तो इससे हमें फायदा क्या मिलेगा, तो हमें बार बार ऐसा बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा एंड काफी सारे उसके मैथमेटिकल फायदे हैं, ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स में से काम आता है। तो इसकी वजह से हमने सेंटर ऑफ मास डिफाइन कर रखा है। ये तो एक फर्स्ट एप्लीकेशन है, ऐसे काफी सारे एप्लीकेशन है। तो हम इसमें पॉइंट पार्टिकल यानी कि इंडिविजुअल मास इसकी तरह ट्रेक करेंगे। कैसे, तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। मान लो कि मैं ये हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो मुझे अब इसका सेंटर ऑफ मास पता चल गया है। जब ये जो ये ग्रीन वाला पार्ट था वो वहां पर ही था, हमने उसको तोड़ा नहीं था। यानी कि जब भी हमारे पास फुल डिस्क थी तब उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, तो हमें पता है कि सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होता है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके जियोमेट्रिक सेंटर पे ही होता है। तो सेंटर पे ही होगा। ये जो हमारे पास सर्कुलर डिस्क है उसका सेंटर कहां पर था, ये ओ पॉइंट पर। तो उसका जियोमेट्रिक पॉइंट बता दो या फिर उसका सेंटर ऑफ मास बोल दो, वो सेम ही है, ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। तो अब मुझे ऑब्जेक्ट नहीं ड्रॉ करना है, सिर्फ उसका सेंटर ऑफ मास ड्रॉ करना है। तो देखो मैं इसे ऐसे बना सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, इंडिविजुअल पार्टिकल हो गया ना, जिसका मास सेम होगा। ये दोनों अल्टीमेटली सेम ही है, ठीक है। ये जो डिस्क है यानी जो पॉइंट मैंने ड्रॉ किया है वो सेम ही है, इक्विवेलेंस बोल सकते हैं। मैथमेटिकल में ये हमें काम आएगा बहुत, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, सेंटर ऑफ मास ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। अब हमें कंटिन्यूअस इक्वेशन कब यूज करना पड़ेगा, तो हमारा जो पास जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो।
तो हमें यहाँ पर वो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बट उसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सब कुछ जियोमेट्रिकल शेप में ही है, ठीक है, यानी कि सिमेट्रिक शेप में ही है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि नहीं, कि मान लो कि हमारे पास जब ये होल निकल दिया, तो छोटा सा जो होल था वो रिमूव कर दिया डिस्क में, तो अब डिस्क कुछ इस तरह से दिखेगी। यहाँ पर वापस से हम उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर देते हैं। ये एक्स कोऑर्डिनेट है एंड ये वाई कोऑर्डिनेट है, एंड यहाँ से हमने वो जो छोटा सा होल था वो हमने रिमूव कर दिया है, ये वाला। तो अब हमारे पास जो बचा है वो ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक। तो पहले जो सेंटर ऑफ मास था वो सेंटर पे था, इस पॉइंट ओ पे था, ठीक है, जहां पर ये जियोमेट्रिकल सेंटर का ब्लू वाला डॉट है, वहां पर ही सेंटर ऑफ मास का भी डॉट था, यानी कि सेंटर ऑफ मास था वहां पर लाई कर रहा था। बट अब क्या हुआ कि मास है वो यहाँ से थोड़ा सा रिमूव कर दिया हमने राइट साइड। तो जब सेंटर ऑफ मास कहाँ पर शिफ्ट होगा, इस डायरेक्शन में ज्यादा मास होगा उस तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास था वो यहाँ पर आ गया, अब नए केस में यहाँ पर आ गया, एंड जो सेंटर ऑफ मास से उसका डिस्टेंस था ओ से, ये ओ पॉइंट से, ठीक है, ओ पॉइंट को मैं अब रेफरेंस पॉइंट मानूंगा। तो रेफरेंस पॉइंट से ये जो सेंटर ऑफ मास, नए वाला सेंटर ऑफ मास था, उसका डिस्टेंस था, मैं मान लेता हूँ आर प्राइम सी एम। तो ये हमारा पहला केस हो गया, ठीक है। अब क्या है कि मैं अब ये जो हमने काटा हुआ है होल, उसका भी मैं जियोमेट्रिकल जो फिगर है वो ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा था जो होल, छोटा सा होल हमने क्रिएट किया है, वो मैं ये बीच में नहीं बनाता हूँ, ठीक है, आसानी हो आपको दिखने में। तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट था ओ। अब देखो ये जो होल भी हमने कट आउट किया है ना, वो भी सिमेट्रिकल है। तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, उसका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पर ही लाई करेगा यहाँ पर। तो आ, हमने ओ पॉइंट से ये जो सेंटर वाला पार्ट है, यानी कि उसका सेंटर है, जियोमेट्रिकल सेंटर है, एंड सेंटर ऑफ मास दोनों एक ही पर लाई करते हैं सिमेट्रिसिटी की वजह से। तो उसका डिस्टेंस क्या गिवन है हमें, ये डी डी बाई फोर गिवन है, देखो, हैविंग सेंटर एट डिस्टेंस ऑफ डी बाई फोर, यानी कि ये जो डिस्टेंस हमें गिवन है सेंटर से, यानी कि रेफरेंस पॉइंट से, वो गिवन है डी बाई फोर, ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो छोटा वाला डिस्क है, यानी कि छोटा वाला होल है, उसका सेंटर ऑफ मास कह लो या फिर उसका सेंटर ही कह लो, दोनों सेम ही जगह पर है। और उसकी डिस्टेंस है, ये रेफरेंस पॉइंट ओ से, वो है डी बाई फोर। अब मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, प्लस की साइन कर देता हूँ, तो मुझे इक्वल में क्या मिलेगा, तो मुझे इक्वल में वापस से पूरा एक डिस्क मिल जाएगी ना, ठीक है। मैं यहाँ पर रिवर्स थोड़ी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो हमारे पास वापस से ऐसा सर्कल मिल जाएगा, डिस्क मिल जाएगी वापस से, ठीक है, सर्कुलर डिस्क वापस से मिल गई। तो जब ये सर्कुलर डिस्क नहीं था तो दोनों का सेंटर ऑफ मास अलग अलग था, बट जैसे ही सर्कुलर डिस्क बन गई तो अब सेंटर ऑफ मास इस सर्कुलर डिस्क का कहां पर होगा, सेंटर पे आ गया। समझ रहे हो कि नहीं। तो हम थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से सोल्व करने की ट्राई कर रहे हैं, देखो कैसे अप्रोच लगाते हैं आप, इसमें काफी सारी अप्रोच लगा सकते हैं, बट ये बेस्ट है। आपको थोड़ा टाइम लेस कंज्यूम होगा, ठीक है इसमें। तो हमने क्या किया कि एक मास, अब हम क्या करेंगे देखो, ऐसा तो हमें पता चल गया। अब हम ये सिर्फ सेंटर ऑफ मास कहां पर पड़े हैं ना, उसकी फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो वापस से मैं ड्रॉ करता हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मैं सिर्फ पॉइंट पार्टिकल की जो पोजीशन है वो डिफाइन करता हूँ यहाँ पर, आपको आइडिया आ जाएगा कि अब नेक्स्ट क्या करना है, ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पहली वाली सिस्टम है उसमें यहाँ पर एक पार्टिकल पड़ा हुआ है। अब क्योंकि मैंने आपको पहले से क्या कहा था कि कोई भी आपको ऑब्जेक्ट हो और उसका सेंटर ऑफ मास गिवन हो, उसका पोजीशन गिवन हो, तो आप इस ऑब्जेक्ट को रिड्यूस करके एक पॉइंट पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वही हम कर रहे हैं। तो एक पार्टिकल यहाँ पर पड़ा है, ठीक, प्लस अब दूसरा पार्टिकल कहाँ है देख लो, ठीक है। एंड जो दूसरा पार्टिकल है
वो कुछ यहाँ पर है। तो इसकी जो दूरी है मैं वो भी लिख देता हूँ। इसकी जो दूरी है हमने अज्यूम की है आर प्राइम सी एम, आर प्राइम सी एम। एंड ये जो सेकंड वाला पार्टिकल है, पॉइंट पार्टिकल, वो है यहाँ पर d/4 की दूरी पर। अब क्या वो मिल रहा है, इज इक्वल टू, तो इन दोनों से, ये जो दोनों पार्टिकल है उससे जो नया एक पार्टिकल बन रहा है, यानी कि बड़ा वाला जो रिंग बन रही है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर। ठीक है, तो इसका ये तो ऑलरेडी ओ पॉइंट पर ही है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट पर ही, और रेफरेंस पॉइंट यानी ये ओ पॉइंट। ठीक है, तो जो ये हमने थर्ड वाला पार्टिकल मिले इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, उसका सेंटर ऑफ मास जीरो पे ही मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जीरो, यहाँ पर आर सी एम बोल देता हूँ, आर सी एम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, आर सी एम किसका सेंटर ऑफ मास का पोजिशन है, तो ये पूरे का पूरा ये डिस्क में है उसका। तो देखो आपके लिए आसान हो गया ना, दो पार्टिकल की वजह से जो एक नया पार्टिकल बन रहा है, उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो जीरो पर है, यानी कि इसको मैं बोल देता हूँ M1 पार्टिकल, इसको मैं बोल देता हूँ M2 पार्टिकल। अब सारे के सारी चीजों को मैं कंबाइन करता हूँ, देख लो, एक्स के वाई है। अब यहाँ पर सारे के सारे जितने भी पार्टिकल है उसको मैं रख देता हूँ। तो ये था हमारा M1 पार्टिकल, एंड ये था हमारा M2 पार्टिकल। अब इसकी, इन दोनों की वजह से हमें एक नया पार्टिकल मिल रहा है, यानी कि ये सिस्टम है, देखिए M1 एंड M2। अब ये सिस्टम की वजह से जो नया पार्टिकल मिल रहा है उसका सेंटर ऑफ मास है ना, वो यहाँ पर देखो। ठीक है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि नहीं, कि ये जो M1 है एंड M2 है, उसका, उन दोनों की वजह से जो आरसीएम मिल रहा है वो हमें पता है। आरसीएम जो मिल रहा है वो हमें पता है, वो क्या है, जीरो है। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला में उसको पुट करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम टाइम्स आरसीएम इज इक्वल टू इंडिविजुअल पार्टिकल्स मास। तो हमारे पास दो पार्टिकल है, ठीक है, M1 पार्टिकल है, M2 पार्टिकल। ये ग्रीन वाला तो काउंट ही नहीं करना, क्योंकि ये ग्रीन वाला किससे मिला, बनकर मिला हुआ है, M1 से M2 का बना हुआ है ना। ये जो आरसीएम है ग्रीन वाला है, वो किन किन पार्टिकल से बना हुआ है, तो M1 एंड M2 से बना हुआ है। तो M1R1 प्लस M2R2। ठीक है, अब देखो M क्या है, M है टोटल मास, यानी कि M1 प्लस M2। अब इन दोनों की वजह से जो सेंटर ऑफ मास बन रहा है वो कहां पर बन रहा है, यहाँ पर, ये ग्रीन वाला डॉट। तो उसका जो आरसीएम क्या है, जीरो है। अब M1 क्या है, M1 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे थोड़ी देर में। R1 क्या होगा, R1 होगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो वो हमने अज्यूम किया है R प्राइम सी एम, R प्राइम सी एम प्लस, ठीक है ना, M1 वही अज्यूम किया है ना, देख लो, ये M1 का है, ठीक है ना, R प्राइम सी एम, ये वाला फिगर। एंड M2 क्या है, ये वाला पार्टिकल। M2 की जो डिस्टेंस है वो कौन सी है, ये वाली है, M2, D/4। तो यहाँ पर लिखेगा D/4। तो नेक्स्ट में सोल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड जीरो मिला है, राइट हैंड साइड M1 R प्राइम सी एम प्लस M2 D/4। तो यहाँ से जो हमें R प्राइम सी एम की वैल्यू मिल गई, वो क्या मिली हमें, M2D बाई, यहाँ पर आएगा -4M1। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आएगा। क्या करना है कि इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर M1 को डिनोमिनेटर में जाना दो, तो ये हमारे पास RCM प्राइम की वैल्यू मिल गई, यही हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, अब हमें फाइनली आंसर में कौन सी वैल्यू पुट करनी है, तो M2 एंड M1 की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट्स इट। ये कंसेप्ट समझना बड़ी बात है। अब देखो, हम अज्यूम करते हैं कि उसकी एरिया डेंसिटी कितनी होगी, जो ये पहला वाला था। ठीक है, ये पहला वाला था जब इसमें से होल को क्रिएट नहीं किया गया था, ठीक है, कट आउट नहीं किया गया था, तब उसका जो टोटल मास था वो था M, अज्यूम करते हैं। फुल डिस्क का मास M था, एंड फुल डिस्क का जो रेडियस था वो था D/2। ठीक है, उसका डायमीटर हमें D गिवन है, तो रेडियस क्या होगी, उसकी आधी। तो हमारे पास क्या मिल गया है, M टाइम्स 4, ये जो 2 है स्क्वायर बनकर ऊपर जाएगा, 4M पाई, पाई टाइम D स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करूंगा कि अब मुझे चाहिए ये जो वाला डिस्क है उसका मास, एंड ये जो वाला छोटा होल है उसका मास। तो हम पहले ये जो छोटा वाला डिस्क है उसका मास फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो छोटे वाला मास को हमने क्या कंसीडर किया, M2, ये वाला, इसकी हम पहले मास फाइंड कर लेते हैं।
तो उसकी भी एरिया डेंसिटी सेम होनी चाहिए, कोई सेम मटेरियल से बना हुआ है। तो उसके लिए जो सिग्मा बनेगा वो क्या बनेगा, मैं यहाँ पर पहला लिख देता हूँ, फोर कौन सा वाला पार्टिकल था, M2, ठीक है, फोर M2 सिग्मा इज इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाई A2, एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर होल। तो M2 कैन बी गिवन बाई सिग्मा इंटू A2। अब सिग्मा क्या है देख लो, 4m/π टाइम्स d²। एंड A2 क्या होगा, A2 का भी होगा पाई टाइम्स इसका रेडियस का स्क्वायर। तो छोटे वाले की रेडियस कितनी थी, छोटे वाले की रेडियस यहाँ पर लिख दी D/12, ये देखो, ठीक है ना, D/12। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, D/12 है उसका स्क्वायर। तो देखो जितनी क्वांटिटी कैंसिल आउट हो रही है वो कैंसिल आउट कर दो। तो यहाँ पर से होगा D², एंड अपर साइड में भी D² निकल जाएगा, पाई एंड पाई भी निकल जाएगा, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में बचेगा 12 का स्क्वायर, एंड न्यूमिनेटर में है 4। तो उसका जो सोल्यूशन लेके आओगे थोड़ा अल्जेब्रिक, तो हमें मिलेगा 12 टाइम्स 12 डिवाइडेड बाई 4, तो हमें डिनोमिनेटर में मिलेगा 36, ठीक है, M/36। ये उसका मास आ गया M2 का। अब M1 का मास कैसे फाइंड करोगे, देखो ये वाली डिश के उसका मास कैसे फाइंड करोगे, तो मैं टोटल में से ये जो मास मिला हमें M/36 उसको बात कर लूंगा, तो ये वाला मास मिल जाएगा, ठीक है। तो हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो M2 मिल गया। नाउ फॉर M1 क्या हम करेंगे, टोटल मास कैन बी गिवन बाय M1 प्लस M2। तो M1 इज इक्वल टू M माइनस M2, तो M माइनस M/36, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 35M/36। तो हमें M2 मिल गया। अब हम इन दोनों को ये जो वाला इक्वेशन है इसको पुट करेंगे, ठीक। तो हमारे पास जो R प्राइम सी एम की वैल्यू मिल गई, R प्राइम सी एम, तो क्या मिली, वो थी हमारे पास माइनस माइनस D/4 को मैं आगे लिख देता हूँ, D/4। अब क्या है, M2/M1 करना है। अब M2 मिला हमें M/36 डिवाइडेड बाई M1 करना है। M1 क्या मिला हमें 35/36, 35M/36। तो ये देखो ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा एक 36, एंड ये जो एक 36 है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट कर देगा, ये M कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, माइनस D/4 टाइम्स, बचेगा अब 1/35 डिनोमिनेटर में बचेगा। अब देखो 35 टाइम्स 4 क्या मिलेगा हमें 140, तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस D/140। तो ये हमें वैल्यू मिल गई R प्राइम सी एम की, क्या मिली, माइनस माइनस D/140। तो जब हम ये जो ओरिजिनल डिश थी उसको एक होल से D/12 रेडियस के होल को हम निकाल देंगे उसमें से, तो जो फाइनल हमारे पास पोर्शन बचेगा उसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो आएगा D/1/40, ठीक है, 140। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।